अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ इमरान मेमन आपके साथ हाजिर है और कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट का जो सेशन है इसमें अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकूं और उसके साथ साथ क्या सर्विसेज हैं मेरी वो बता सकूं और स्पेशली जो मैंने रिसेंटली 2 कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस का और एक जनरल मार्केट के हिसाब से कि मार्केट में लोगों को क्या दुश्वारियां पेश आती हैं, किस तरह से लोगों को इश्यूज फेस होते हैं, क्या उनके हुकूक हैं एज एन अकाउंट होल्डर, वो सब चीज़ें उसके लिए मैंने एक डिफरेंट कोर्स स्टार्ट किया है। वो इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वो स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली मैं 1996 से मार्केट में हूँ और मेरा बैकग्राउंड जो है वो बड़ा हम्बल है। माई सेल्फ स्टडी के हिसाब से बात करूँ तो नेटवर्क इंजीनियरिंग मैंने की है NED से और उसके बाद कुछ टाइम पाकिस्तान नेशनल शिपिंग में एज डेप्यूटी हेड ऑफ IT काम करता रहा और फिर उसके बाद वैसे स्टार्ट मैंने हमारा फैमिली ब्रोकरेज हाउस था, उसी से मैंने स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद जो है कुछ टाइम मैं PNSE चला गया क्योंकि मैंने जो स्टडी किया था उसको परस्यू करने के लिए कि ज़रा देखूं कि किस तरह से। वहाँ तकरीबन 2 साल मैंने काम किया एज डेप्यूटी हेड ऑफ IT और फिर उसके बाद दोबारा मार्केट की तरफ आया और तब से अब तक मार्केट के साथ ही हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है इनिशियली मेरा बैकग्राउंड ऑपरेशंस, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट, सिस्टम्स के इम्प्लीमेंटेशन और इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस रहा और उसके बाद सन 2008 और 9 में मैंने अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट किया टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और तब से अब तक जो मेरा कोर काम है रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, इंटरनल ऑडिट, सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन, वो तो अपनी जगह है ही और उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस पे जो है वो मेरा फोकस बढ़ता रहा और मेरा वो पैशन बन गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 12-13 साल हो गए इसको मैं एज प्रोफेशन भी लेके साथ चल रहा हूँ। और ये टेक्निकल एनालिसिस मैं सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बल्कि दुनिया की 6 मार्केट्स के लिए कर रहा होता हूँ, जिसमें चाइना, जापान, UK, यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान मार्केट, ये 6 मार्केट्स हैं जिनके लिए मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा होता हूँ। बहुत सारी ये अपने कैमरे और माइक्स जो है वो प्लीज़ बंद कर दीजिए। और मेरा जो कोर काम है वो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ही है और काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं वो मेरी सर्विसेज उन्होंने मेरी सर्विसेज आउटसोर्स भी की हुई हैं और मैं जो इंडिविजुअल्स हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट्स में उनको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहा होता हूँ और यही मेरी वो प्रीमियम सर्विसेज हैं। अब वो प्रीमियम सर्विसेज में जो 3-4 मोटी मोटी बातें आती हैं, वो एक तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है क्योंकि ग्रुप में आपकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन नहीं रहती। आप के साथ बहुत सारे और लोग भी जुड़े हुए होते हैं और यहाँ वहाँ की बातें हो रही होती हैं, जोक्स भी शेयर हो रहे होते हैं, चाहे हम जितना भी कंट्रोल कर रहे हैं लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, दुआएं भेज रहे हैं, बददुआएं भेज रहे हैं, जोक शेयर कर रहे हैं, न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, तो वो फिर डिस्टर्बेंस रहता है उसमें और बातें कहीं की कहीं निकल जाती हैं। इस वजह से मैंने ब्रॉडकास्ट सिस्टम ही रखा हुआ है कि लोग आई एम श्योर आप सबको ब्रॉडकास्ट का आइडिया होगा, अगर नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रॉडकास्ट बेसिकली 1 to many और many to 1 जो है वो उसका मैकेनिज्म होता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि जिस तरह से आप जब व्हाट्सएप नहीं था, नॉर्मल SMS हुआ करता था, तो आप 50 लोगों को एक साथ SMS भेजते थे, लेकिन वो सब मैसेजेस सब लोगों को अलग अलग उनके इनबॉक्स में जाके मिलते थे और जब वो आपको रिप्लाई करते थे तो ज़ाहिर है वो 1 to 1 एक
रिप्लाई होता था वो सारे लोगों को एक साथ रिप्लाई, उनको नहीं मालूम होता था कि आपने कितने लोगों को मैसेज भेजा है। हाँ, लेकिन आपकी एसएमएस की लिस्ट जो ऐसी बनी हुई होती थी कि आप 50 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को एक साथ एसएमएस भेज देते थे। इसी तरह से ब्रॉडकास्ट होती है व्हाट्सएप की, कि उसमें आप अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक साथ एक मैसेज जो है वो डिसेमिनेट कर देते हैं, और वो उन सबको अलग अलग उनके इनबॉक्स में जो है जाके उनके इनबॉक्स में ड्रॉप हो जाता है, और वो जब चाहें आपको पर्सनल बेसिस पे उसका रिप्लाई दे सकते हैं। फिर साथ साथ व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स हैं जो जिसमें एक इंडेक्स का आउटलुक है, वो मेरे ट्विटर पेज पे भी मैं डेली पब्लिश किया करता हूँ, यूट्यूब पे भी भेज देता हूँ, और जो मेरा फेसबुक का पेज है उस पर भी भेज देता हूँ। तो वो तो एक जनरल आउटलुक है, वो सबको यही मिल रहा होता है क्योंकि मार्केट का एक जनरल आउटलुक होता है वो। लेकिन उसके साथ साथ जो स्टॉक बेस्ड एक रिपोर्ट होती है, वो बेसिकली शुरू में जब वो मैंने रिपोर्ट स्टार्ट की थी तो इट वॉज जस्ट फॉर 10 स्टॉक्स, 10 वॉल्यूम लीडर्स। अच्छा, अब वो 10 वॉल्यूम लीडर्स, आज वॉल्यूम लीडर जो है, मिसाल है टेलीकार्ड होता हो सकता है, कल टीआरजी हो सकता है, उसके बाद डब्ल्यूटीएल हो सकता है, उसके बाद कोई और स्टॉक हो सकता है, उसके बाद कोई और स्टॉक हो सकता है। तो वो रिपोर्ट डेली बेसिस पे फिर आपको चेंज करनी पड़ती थी। तो उसमें फिर एक क्वेश्चन ये आता था कि भाई आपने एक रिपोर्ट आज भेजी, उसमें आपने कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट किए, उसके ट्रेंड जो है वो बताए, उसके बायो सेल लेवल बताए, उसके स्टॉप लॉस बताए, उसके बारे में कमेंट लिखा। अगले 4 दिन तक वो टॉप 10 में आते ही नहीं है, तो क्या उन रिपोर्ट्स या उन स्टॉक्स को हम भूल जाएं या क्या करें? तो उस पर मैंने काफी वर्कआउट किया और फिर कंक्लूजन ये किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से, तकरीबन 4 या 5 सालों से इस बात पे मैं जो है इस बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस रिपोर्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मैंने वो रिपोर्ट जो है वो 10 या 15 टॉप 10 वॉल्यूम लीडर से हटा के मैंने 40 स्टॉक्स की एक रिपोर्ट बनाई, और उन 40 स्टॉक्स की मैंने सिलेक्शन इस तरह से की कि मैं हर 6 महीने बाद अपने ही क्लाइंट्स से एक वोटिंग करवाता हूँ कि भाई आप मुझे बताएं कि कौन सी रिपोर्ट, कौन सा स्टॉक इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो। हाँ, लेकिन उसमें बैंक नहीं होना चाहिए, उसमें इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं होना चाहिए जिसकी सूद या इंटरेस्ट बेस्ड इनकम है, वो कोई कादियानी ग्रुप से स्टॉक नहीं होना चाहिए, वो ब्रोकरेज हाउस का स्टॉक नहीं होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें भी इंटरेस्ट वाला एलिमेंट रहता है। तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई भी स्टॉक आप मुझे बताएं, वो मैं उस अपनी वोटिंग में शामिल कर, और फिर जो टॉप 40 वोटेड स्टॉक्स होते हैं, जो टॉप वोटेड स्टॉक्स होते हैं उनको मैं अपनी उस रिपोर्ट का हिस्सा बना लेता हूँ, और 6 महीने बाद दोबारा वोटिंग होती है, और फिर उसका वो रिवीजन हो जाता है। काइंडली माइक अपने पे बंद कर दीजिए ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू। अच्छा, तो इस रिपोर्ट के साथ साथ व्हाट्सएप, अच्छा फिर उसमें होता ये है कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई इस स्टॉक में जो रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में जो स्टॉक्स कवर्ड है वो तो वो है ही नहीं जिनमें हम ट्रेड कर रहे हैं, या वो है ही नहीं जिनमें हमारा इंटरेस्ट है, तो उनका क्या होगा? तो फिर उनके लिए मैं ये करता हूँ कि वो मुझे वो स्टॉक बता दें, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स बताएं। मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि ड्यूरिंग मार्केट आवर्स वो अपनी वो मुझे सिलेक्शन या अपनी फरमाइश दे दें, तो मैं फिर उस पर देख के उसके हिसाब से उनको बता देता हूँ कि भाई इसका ट्रेंड जो है वो क्या लग रहा है या ध्यान क्या लग रहा है। मेरा किसी भी ब्रोकरेज हाउस की किसी सेल्स या ट्रेडिंग टीम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं हमेशा अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, हमेशा अपने इंटरव्यूज में बता चुका हूँ। ठीक है, मैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज में एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो छाप भी मैंने अब अपने सारे जिसको कह सकते हैं कि इंटरव्यूज से या अपने सोशल मीडिया के मैसेजेस से या वीडियो सेशन से हटा दिए, क्योंकि लोगों को हमेशा ये एक कंफ्यूजन रहता था कि भाई मैं ब्रोकरेज हाउस से ताल्लुक रखता हूँ, तो फिर मैं सेल्स का पार्ट क्यों नहीं हूँ, मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पार्ट क्यों नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो भाई मेरा किसी सेल्स या ब्रोकरेज की ट्रेडिंग टीम से कोई ताल्लुक नहीं है, और मेरा मेरा अपना भी जो है वो ट्रेडिंग में कभी जो है वो इंटरेस्ट नहीं रहा। इंटरेस्ट से मुराद कि जब मैं सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन पे शुरू में काम किया करता था, या बैक ऑफिस पे काम किया करता था, या रिस्क मैनेजमेंट पे और इंटरनल ऑडिट पे काम किया करता था, तो मेरा वो ध्यान उस तरफ कभी ट्रेडिंग की तरफ गया ही। और हमेशा मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं ट्रेडिंग की तरफ जाऊंगा तो फिर मैं ये काम जो है वो ईमानदारी के साथ नहीं कर सकूंगा। उसके बाद जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया, तो फिर मैंने अपने आप से एक और प्रॉमिस किया कि भाई इमरान साहब, अगर आप किसी को कोई व्यू दे रहे हैं तो वो व्यू आपका आपकी अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग पे नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी पोजीशन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं भाई मैंने भी लिया हुआ है, तुम भी ले लो।
मैं भी एवरेज कर रहा हूँ, तुम भी कर लो, मैंने शॉर्ट किया हुआ है, तुम भी कर लो। नहीं, मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। तो उसके बाद जब मैं ब्लूमबर्ग पे गया लाइसेंस लेने के लिए 2012-13 में, तो वैसे तो उन्होंने लाइसेंस मुझे 2015 के आसपास नहीं इशू किया था, लेकिन जब 2012-13 में मैं उसको परस्यू करने की कोशिश की या इस प्रोसेस में लगा, तो उस वक्त भी मुझे पता चला कि ब्लूमबर्ग तो लाइसेंस देता ही उस वक्त है जब आप ये ओथ लें कि आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे या आप का कोई मार्केट में एक्सपोजर नहीं होगा। उसी बेस पे वो जो है आपको लाइसेंस इशू करते हैं, अदरवाइज तो लाइसेंस इशू भी नहीं करते। तो मेरी इस चीज़ को और ज़्यादा तकलीफ मिली, मेरी मतलब मुझे और ज़्यादा इस चीज़ पे जो है वो मुझे अच्छा लगा कि भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया है कि भाई मुझे जो है अ, अ, जो 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 चीज़ मैं सोच रहा था वो तो और ज़्यादा कामयाब हो गई कि मैं जो है ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा और ना मेरा कोई मार्केट में एक्सपोजर है। और उनका कहना यही था कि अगर आपका मार्केट में एक्सपोजर होगा तो फिर आपका व्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। आप ज़ाहिर है ह्यूमन नेचर है कि अगर आप खुद बाय में हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि माल बेच दो, या आप खुद सेलिंग में तो आप कैसे कह सकते हैं कि माल ले लो। तो इस वजह से मैंने जो है वो ट्रेडिंग में कभी ध्यान भी नहीं दिया, कभी मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हुआ। अब मैं इससे पहले कि मैं अपने कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं, मैं इंशाल्लाह ताला अब कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ जो है स्नैपशॉट्स शेयर करूं मेरी जो अभी मैंने रिसेंट हिस्ट्री में लोगों के साथ अपने कॉल्स शेयर किए थे। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो टेक्निकल व्यू पे जिस तरह मैं हमेशा बात कर रहा होता हूँ, किसी न्यूज़ पे, किसी इवेंट पे, किसी खबर पे मैंने आज तक कोई कॉल किसी को नहीं दी, ना बाय की ना सेल की। मैं हमेशा, मेरा फोकल पॉइंट एक ही रहता है और वो है टेक्निकल एनालिसिस। अगर टेक्निकल एनालिसिस से हट के मैं कुछ काम कर रहा होता तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आया था और मार्केट में बूम बूम की बातें स्टार्ट हो गई थी, तो मैं भी लोगों को यही कह रहा होता कि हाँ मार्केट में बाय कर लो, मार्केट नया हाई बनाएगी। उससे पहले 2021 के बजट में जब बहुत स्ट्रॉन्ग पीटीआई का जो है वो मार्केट फ्रेंडली बजट आया था, मैं उस वक्त भी लोगों की तरह स्टार्ट हो जाता कि हाँ मार्केट तो 50,000 हो जाएगी, मार्केट तो 55,000 हो जाएगी, बस ये कर लो वो कर लो। लेकिन उस वक्त भी जो लोग मुझे ट्विटर पे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं या वो लोग जो यूट्यूब पे मेरी चीज़ों को देख रहे होते हैं, मेरे अपडेट्स, वो इस बात की गवाही देंगे। राज करने की हालत बाइक चाहते बंद कर क्या दीजिए किस तरीके से प्लीज, खाने बाइक का बंद कर दीजिए। आगे आते हैं मतलब तो वो बड़े उनको उनको इस बात का आइडिया होगा कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि बच के रहना चाहिए, मार्केट यहाँ से जो है वो नए लोज बना सकती है। 48,970 का मार्केट ने हाई बनाया था आफ्टर दैट बजट, और फिर मार्केट में क्या हुआ आप के सामने मार्केट है। उसके बाद 46,970 का मार्केट ने हाई लगाया लो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद। अगेन मैंने यही कहा था कि भाई आप लोग जो है वो बच के रहें, और उसके बाद क्या हुआ मार्केट आपके सामने है। फिर अभी रिसेंटली 1 महीने पहले आईएमएफ की बातें हो रही थी कि आईएमएफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हर कोई जो है नई तेजियों की बातें कर रहा था और मैं बस यही बात कर रहा था कि मार्केट से बच के रहो। मार्केट में टॉप्स लगा चुकी है। आज मार्केट 43,800 का जो मार्केट ने अगस्त में हाई लगाया था, लास्ट थर्सडे मार्केट ने 40,400 का यानी कि 3,400 पॉइंट्स मार्केट ने लूज कर दिए। जब भी मैंने इंटरव्यू दिया, जब भी मैंने यूट्यूब पे कोई बात की, मुझे कमेंट्स में लोग कहते थे कि आप तो मार्केट को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, आप तो ये बात कर रहे हैं, आप तो वो बात कर रहे हैं, मार्केट तो 50,000 हो जाएगी, मार्केट 44,000 हो जाएगी, शर्त लगा लो, ये कर लो। क्या हुआ सर, मार्केट तो अभी भी अपने पैरों में खड़ी नहीं हो पा रही। तो मेरा हमेशा फोकल पॉइंट एक ही रहा है, वो है टेक्निकल एनालिसिस, और उससे मैंने आज तक जो है वो डिविएट नहीं किया और इंशाल्लाह ताला अब कभी करूंगा भी नहीं। अच्छा, अब मैं वो ज़रा आपके साथ कुछ स्क्रीन्स शेयर कर लूँ, और उन स्क्रीन्स में जो सबसे पहले स्क्रीन है वो जनाब आप ये देखें कि मैंने 23 अगस्त को ये बताया था कि लेट सितंबर या अर्ली जनवरी 2023
इसके बीच में हम एक मेजर ब्रेकडाउन देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, और रीजन उसके पीछे मुझे नहीं मालूम क्या होता। 23 अगस्त 2022 को रात को 8:30 बजे, 9:45 बजे मैंने 8:30 बजे 9:45 बजे मैंने ये मैसेज लोगों को भेजा था। और आप देख सकते हैं कि आज हम सितंबर के लास्ट वीक में खड़े हैं और ग्लोबल मार्केट्स किस टर्मोइल का शिकार हुई। 31 अगस्त को मैंने ये मैसेजेस भेजे थे अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को, और उनमें बताया था मैंने कि नैस्डैक फ्यूचर्स जो है वो 11,500 तक गिर सकता है, उसके बाद 10,100 और 9,950 बाय मिड दिसंबर और अर्ली जनवरी। अभी हम सितंबर के 28 तारीख पर खड़े हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स जो है वो 11,200 300 पे इस पर ट्रेड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अपने टारगेट्स मार्केट मीट कर रही है उस टाइमलाइन से, गिवन टाइमलाइन से बहुत पहले। S&P फ्यूचर्स के, ये मैं इसलिए इंटरनेशनल मार्केट्स पे बता रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं कि लोकल मार्केट में तो कोई खबर आपके पास आ गई होगी, कोई इन्फॉर्मेशन आ गई होगी, उस पर आपने काम करवा दिया होगा। ये इंटरनेशनल मार्केट है जिसमें कोई खबर, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज, कोई लीक इस तरह से नहीं होता। उनके बारे में मैंने बताया था। S&P फ्यूचर्स के बारे में मैंने बताया था कि 3780 और 3500 तक मार्केट जा सकती है। मार्केट अपना 3780 का लो जो है वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है। मार्केट 3700 से भी नीचे इस वक्त ट्रेड कर रही है। अभी मिड अक्टूबर स्टार्ट नहीं हुआ। डाउ जोन्स फ्यूचर्स के बारे में बताया था कि 30,700 या 29,800 तक मार्केट जा सकती है इसी टाइम फ्रेम में। मार्केट ने 29,000 का लेवल आज तोड़ के थोड़ा सा उसके नीचे 28,990 900 के आसपास ट्रेड किया था, और आज हम सितंबर की 28 तारीख पे खड़े हुए। निकी फ्यूचर्स की बात करें तो 26,200 का लेवल बताया था, आप देख सकते हैं कि 26,200 उसने टेस्ट कर लिया है। निफ्टी फ्यूचर्स 16,400 का लेवल बताया था, ये इंडियन इंडेक्स है। इस वक्त इंडियन इंडेक्स जो है वो 16,000 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है, 16,700 800 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है। तो बॉटम लाइन ये है कि वो भी अपना जो है वो इस टारगेट को मीट करने वाला है विद इन द गिवन टाइमलाइन। गोल्ड के बारे में बताया था 31 तारीख को कि गोल्ड के ये 3 लेवल्स हैं, 1690, 1670, 1630। इन लेवल्स पे गोल्ड जो है वो गिर सकता है। आप देखें गोल्ड इस वक्त 1620 1615 पे ट्रेड कर रहा है। दो, और ये तो मैंने 9 जून को मैंने ये मैसेज भेजा था कि गोल्ड 1680 या 1630 तक गिर सकता है बाय सितंबर और अक्टूबर। हमने देखा कि सितंबर में जो है वो 1630 और 1620 के आसपास गोल्ड ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कितने प्रिसाइसली मैंने लोगों को अपडेट किया और कितने प्रिसाइसली मैंने लोगों को बताया कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से मूव कर सकती हैं। फिर जो मैंने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया था वो रिपोर्ट बेसिकली ये है, इसमें आप देख सकते हैं ये तो रिपोर्ट का एक पेज मैंने शेयर किया। अभी देख सकते हैं कि ऑटो सेक्टर, केबल ऑपरेटर्स, केबल एंड पर्सनल गुड्स, सीमेंट्स, केमिकल्स, फिर स्टील आता है, फिर रिफाइनरीज आती हैं, फिर ग्लास एंड सेरेमिक्स आता है, और फिर आईटी आता है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट आता है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग आता है। ये सारे सेक्टर्स इसमें हैं, अल्फाबेटिकली सॉर्ट हुए हैं, और ये वो स्टॉक्स हैं। इनकी क्लोजिंग प्राइस आ जाती है सबसे पहले। ये 28 तारीख के लिए रिपोर्ट जो है, यानी कि आज के सेशन के लिए रिपोर्ट बनाई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले क्लोजिंग प्राइस आ जाती है। RSI जो कि बहुत बेसिक इंडिकेटर होता है, उसकी वैल्यू आ जाती है। RSI के हिसाब से उसका इंडिकेटर क्या शो कर रहा है वो आ जाता है। फिर ट्रेंड क्या है इसका, बेरिश है, बुलिश है, न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा बेरिश है, बहुत ज्यादा बुलिश है, वो मैं इसमें बताता हूँ। फिर बाय लेवल 1 क्या है, बाय लेवल 2 क्या है। अच्छा, अब ये बाय लेवल 1 और 2 मैंने इसलिए बताया होता है कि आप जो है वो थोड़ा सा इस तरह से काम करें कि अगर आपने एक स्टॉक, मिसाल है आपके पास गुंजाइश है कि आप किसी एक स्टॉक में 10,000 शेयर्स से काम कर सकते हैं, तो बाय लेवल 1 पे आप उसके 30% या 35% लें और बाय लेवल 2 का इंतजार करें फॉर अ बेटर मूव। तो बाय लेवल 1 इज बेसिकली एन एग्रेसिव लेवल जहां पे आप बस आंखें बंद करके मार्केट में जो है वो एंट्री ले लेते हैं। बाय लेवल 2 थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है। इसी तरह से सेल लेवल 1, सेल लेवल 2। सेल लेवल 1 इज स्लाइटली कंजर्वेटिव कि यार ठीक है, मुझे थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट को लेके भाग जाओ। और सेल लेवल 2 इज एन एग्रेसिव लेवल जिसमें आप इंतजार कर सकते हैं कि नहीं, मुझे तो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चाहिए, तो वो सेल लेवल 2 आ जाता है। और फिर इसमें स्टॉप लॉस भी मेंशन किया होता है। यहाँ पे कमेंट्स होते हैं कि मतलब पूरी डिटेल होती है कि किस तरह से उसका ट्रेंड काम कर रहा है, क्या है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, वो सारी डिटेल्स में होती है। और साथ साथ कभी ऐसा होता है कि अगर मिसाल है कोई कॉल हिट हो गई
और उस कॉल में जो है हिट होने के बाद आपकी जो मूव है वो चल रही है और आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ। मिसाल है, मैंने GHNI का बताया था कि भाई अगर इसमें जो आप जिन्होंने मूव ले लिया है उससे कमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। GHNI में देखिए मैंने लिखा हुआ है कि पोजीशन आप होल्ड करके रखें, 159 या 163 तक को आप टारगेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ट्रेल होना चाहिए 149 पे, यानी कि अगर आपकी जो आपने मूव ली हुई है उसका 149 के स्टॉप के साथ, ट्रेल स्टॉप के साथ अपनी चीजें जो है मूव कर सकते हैं ताकि नुकसान ना हो। Those who worked according to the suggested levels in the past 2-3 sessions shall now adopt risk management strategy to avoid volatility. On intraday terms, the range between 159 and 163 has potential to trigger aggressive profit taking. अभी देख सकते हैं मेरे पास 156 या 157 का इसने हाई बनाया और अभी 152 पे ये मूव कर रहा है। अगर मैं कल के कैप के बाद औरों की तरह कह रहा होता कि हाँ GHNI बाय कर लो तेरे मजे हो जाएंगे, तो आज वो मजे बेचारों के जो है वो मुंह से निकल रहे होते। तो ये मेरा तरीका कार होता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। ये मेरी प्रीमियम सर्विसेज के बारे में बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा जो है वो आपका ज़्यादा टाइम लिए बगैर अपनी कोर्सेज के बारे में बता दूँ। पहला कोर्स मेरा जो है वो ये टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है, जिसमें मैंने ये कोशिश कर रहा होता हूँ कि लोगों को टिप्स और न्यूज़ और इवेंट्स इसके चुंगल से जो है वो बचा सकूँ और लोगों को एक फेयर तरीके से मार्केट रीड करना सिखा सकूं। लॉस और प्रॉफिट तो ज़ाहिर है किस्मत के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अगर डॉक्टर बन जाता है तो वो डॉक्टर बनने के बाद सर्जरी करना शुरू कर दे, या हर डॉक्टर जो है वो अदीब रिजवी नहीं बन सकता, हर पॉलिटिशियन जो है वो कायदे आज़म नहीं बन सकता, हर इंजीनियर जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम नहीं बन सकता, और इसी तरह से और बहुत सारी आपके पास मिसालें हैं कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप स्टडी करना छोड़ दें, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सीखना छोड़ दें। सीखना आपको मस्ट है, और सीखने के लिए मैंने ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट किया है। अभी मैंने बेसिक जो है वो इसका बैच स्टार्ट किया है, और बेसिक बैच में होगा ये कि प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और जो बेसिक वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस होता है उसको रीड करना मैं सिखाऊंगा। कुछ लोगों के जहन में होता है कि ये तो हमें आता है, तो ठीक है, आता है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप जब इंटरमीडिएट या एडवांस कोर्स जब मैं इनिशिएट करूंगा उस वक्त तक अगर आप ये सब चीज़ें सीखने के लिए आएंगे, तो फिर मैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स और RSI और वॉल्यूम्स आपको उस वक्त रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बैच तो ख़त्म हो गया। और दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी स्कूल में बच्चा आता है तो वो स्टार्ट 5th या 6th क्लास से नहीं करता, उसको जो है मॉन्टेसरी, नर्सरी, उसके बेसिक्स ज़रूरी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेसिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो होगा तो फिर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक जा सकेंगे। और मेरा तरीकाकार ये है कि मैं एक वक्त में एक कोर्स या एक बैच अटेंड करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि मैं आज बेसिक कोर्स कर रहा हूँ, कल इंटरमीडिएट करूँगा, परसों जो है एडवांस कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें मैं भी नाइंसाफी कर रहा होता हूँ लोगों के साथ, और लोगों के साथ प्रॉब्लम फिर ये हो रहा होता है कि भाई जो अभी मेरे पास बेसिक कोर्स में जो बैच है वो जब इंटरमीडिएट में आएगा तो मैं फिर उसको क्या करूँगा। तो जब मैं इंटरमीडिएट स्टार्ट करूँगा उस समय लोगों को कहूँगा कि भाई इंटरमीडिएट स्टार्ट हो चुका है, अब जिसने एडमिशन लेना है वो इंटरमीडिएट में आके एडमिशन ले ले। तो ये बेसिकली जो है मेरा कोर्स अटेंड करने का या कोर्स कंडक्ट करने का तरीकाकार है। बेसिकली मैंने इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि गुड फाइनेंशियल रिजल्ट होता है, गुड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं, गुड न्यूज़ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एंट्री और एग्जिट प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। वो इसलिए कि टेक्निकल एनालिसिस आपको रेंज गाइड कर रहे होते हैं, और उस रेंज की गाइडेंस के बाद ही आपको अंदाजा होता है कि हाँ मुझे क्या एंट्री लेनी चाहिए
या नहीं लेनी चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है तो मेरा नंबर जो है वो 030182522076। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बल्कि यहाँ से चैट पे लिख भी देता हूँ, 030182522076। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लोग जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, मैं लोगों की कॉल्स पिक नहीं करता, क्योंकि कॉल अगर पिक करना शुरू कर दूंगा तो एक कॉल नॉर्मली 3 से 4-5 मिनट की होती है। अगर मैं दिन में 10 कॉल या 15 कॉल रिसीव कर लूँ तो समझे कि 1 सवा घंटा तो खाली कॉल्स में ही निकल जाएगा मेरा, तो फिर मैं काम नहीं कर सकूंगा। तो इस वजह से मैं कॉल रिसीव नहीं करता। आपको जो भी क्वेरी है आप मुझे मैसेज कर दें, मुझे वॉइस नोट भेज दें और मैं उस पर जो है वो आपको रिप्लाई कर दूंगा। जो दूसरा कोर्स है वो मेरा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बहुत सारे लोगों को के कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली है क्या। लोग यहाँ पे कुछ और सोच के आ रहे होते हैं कि हम तो आएंगे और रातों रात जो है वो अमीर बन जाएंगे, रातों रात बहुत पैसा आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर लोगों के जहन में ये होता है कि भाई डिविडेंड में खेलें या कैपिटल गेन के लिए जाएं। फिर ब्रोकरेज हाउस जो हमसे अकाउंटिंग में फॉर्म साइन करवाता है उसमें क्या है, बाद में पता चलता है कि फॉर्म में तो ये लिखा हुआ था, हमारे साथ तो ये हो गया। ब्रोकर्स कभी कभार शेयर आके प्लेज कर देते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि भाई क्या है, कमीशन के अलावा क्या चार्जेस आप पे अप्लाई हो रहे हैं वो आपको नहीं मालूम होता। आप जब पता करने जाए तो ब्रोकर आपको सिर्फ आय बाय शाय कर रहा होता है। देखिए उनकी मजबूरी है, वो अगर वो आपको टीच करना शुरू कर देंगे या आपको बताना शुरू कर देंगे तो वो काम कब करेंगे। आप किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला आपको ये नहीं बता रहा होता कि अकाउंट सर किस तरह फिल करना है या क्या करना है, वो आपको कहता है सब साइन कर दें बाकी अकाउंट हम खुद ही कर लेंगे। तो वो इस तरह की चीजें फिर जो है वो लोग नहीं पढ़ पाते, क्योंकि माशाल्लाह फॉर्म भी हमारा जो ब्रोकर इंडस्ट्री का फॉर्म है वो तकरीबन 28-30 पेजेस का है, तो उसको पढ़ना भी एक बहुत मुश्किल काम है। तो उसमें क्या चीजें हैं, किस तरह से फी पीली पे डेटा किस तरह पढ़ना है, सेटलमेंट रेशियो किस तरह पढ़ना है, फ्यूचर्स के डेटा किस तरह पढ़ना है, किस तरह से आप मिसलीड हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में। तो ये एक, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये तो बेसिक चीजें हैं। जब मैंने सर्वे किया, मैंने पता किया, तो पता चला कि जो जो लोग बेचारे 20-20 साल से 25-25 साल से मार्केट में, उनको पता ही नहीं है कि प्लेज होता क्या है, उनको पता ही नहीं है कि उनके अकाउंटिंग फॉर्म में क्या लिखा हुआ है या किस तरह से उसको फॉलो करना है। शेयर ट्रांसफर करने तो क्या करना है, कभी खुदा ना खास्ता कोई कोई डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या करना है, वो कंप्लीट कंसल्टेंसी आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड की जाएगी। और ये क्रैश कोर्स है जो 2 महीने का है, जबकि ये जो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक कोर्स है ये 3 महीने का है। बाकी इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से है, प्रीमियम फी स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि प्रीमियम जो सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए डिफरेंट फी स्ट्रक्चर है और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए डिफरेंट फी स्ट्रक्चर है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों का हमें पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो उसके लिए फी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो आप चाहे तो मुझसे पता कर सकते हैं। कोर्स की फी जो है वो 35,000 है फॉर 3 मंथ्स। बेसिक कोर्स की जो फी है वो 35,000 फॉर 3 मंथ्स, यानी कि पूरे बैच की जो फी है वो 35,000 है। और जो ये वाला कोर्स है क्रैश कोर्स, इसकी फी 15,000 है, 15,000 है और ये 2 महीने का कोर्स है। आपने मुझसे कांटेक्ट करना हो, मैं मेरे नंबर मैंने इस पे शेयर किया हुआ है, यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।